सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर स्विस बैंक में रखा गया लाखों करोड़ रुपए का काला धन देश में लाने का वादा करने वाली भाजपा की सरकार आज काले धन के मुद्दे पर ही काफी घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उसने एसबीआई को कहा कि आप पूरी रिपोर्ट दें। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि वे उसे सार्वजनिक करें। देश में बखेड़ा खड़ा हो गया है और विपक्ष इसे अपने तरीके से मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। वो मुद्दा बनाएगी, स्वाभाविक है, लोकसभा का चुनाव सर पर है और ऐसे में क्या भाजपा बुरी तरह घिर गई है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। लोकसभा का चुनाव है और हम इस मुद्दे के राजनीतिक पक्ष का इस मुद्दे वीडियो में विश्लेषण करेंगे, न कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, एसबीआई ने क्या कहा, विपक्ष क्या कर रहा है, भाजपा क्या कर रहा है। वो सब मुद्दे अलग हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि लोकसभा चुनाव में यह विपक्ष के हाथ में बड़ा मुद्दा मिल गया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। तो प्रश्न यह बनता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा गरमाया है, विपक्ष इसे चुनावी राजनीति में ले जाएगा तो इससे लोकसभा का चुनाव कितना प्रभावित होगा, भारत का जनमानस जो मतदाताओं का है वो कितना प्रभावित होगा, कितना दुष्प्रभावित होगा, किसके पक्ष में वह गोलबंद होगा। हमारा मुद्दा यही है। क्या भाजपा को इस मुद्दे के कारण बड़ी क्षति होने वाली है? 370 बीजेपी के लिए और 400 पार एनडीए के लिए नारा देने वाली मोदी की सरकार बैकफुट पर खड़ी हो गई है। क्या भाजपा के पास इतनी सीटें भी आ जाएंगी कि वो सरकार बना सके, या मोदी की सरकार तीसरी बार नहीं बन सकेगी? और इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कितना जिम्मेदार होगा? इसको विपक्ष जिस रूप से उठा रहा है, क्या ये काफी प्रभावी होगा? क्या भाजपा पूरी तरह बैकफुट पर इस मुद्दे को लेकर के आ गई है? क्या विपक्ष में इतना साहस है, इतनी नैतिकता है, इतना वैचारिक आधार उसका मजबूत है कि वो इस मुद्दे को उस रूप में विकसित कर दे, उस रूप में उठाए मतदान के दिन तक कि भाजपा को मत न मिले, उसका मत प्रतिशत घट जाए, उसकी सीटें घट जाए और भाजपा की सरकार न बने या संबित सरकार विपक्षियों की बन जाए? आखिर क्या असर पड़ेगा इलेक्टोरल बॉन्ड का? आप भारतीय जनमानस को समझने की जरूरत है। जो मुद्दे राजनीतिक दल उठाते हैं, जिन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आता है जो सरकार के खिलाफ हो, तो आखिर उसका कितना असर पड़ता है। देश में, भारत में जो है चुनाव, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, शहरी निकायों का हो या ग्राम पंचायतों का हो, एक बात तो पूरी तरह तय है कि मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल देश हित, प्रदेश हित, पंचायत हित, नगर हित से ज्यादा स्वहित पर करता है। और जाति धर्म में बटा हुआ समुदाय इस देश में है। इस देश में एक चीज यह तय है, कहने की बात नहीं है। कहने के लिए तो सब कोई कहता है कि हम राम राज्य ही लाएंगे। वे लोग भी कहते हैं जो राम के अस्तित्व को ही नकारते हैं। लेकिन देश की जनता जो है वो जब वोट करती है तो उसे जाति धर्म का ख्याल रहता है और यह प्राथमिक मुद्दा आज की तारीख में बन गया है। बीते कई चुनावों का आप ट्रेंड देख लें। कुछ तबके ऐसे हैं जिनको आप सोने की गुल्ली दे दें, नौकरियां दे दें, वो आपको वोट नहीं देगा। कुछ दल ऐसे हैं जो चाहे लाख विकास कर ले, उनके प्रति कुछ जातियों में बैठा हुआ नफरत दूर नहीं होगा। कुछ समुदाय में, कुछ समूह में, कुछ सामाजिक संगठनों में, राजनीतिक संगठनों में ऐसी प्रवृत्तियां हावी हैं कि उनके लिए आप कोई भी लाभ पहुंचा दे, वे आपके साथ खड़े नहीं होंगे, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। ऐसा लगभग हर जगह है। बीजेपी जब 2014 में आए तो जाति धर्म के भेद को तोड़ने का प्रयास किया गया। माना यही गया कि जो उसे 303 सीटें आई उसमें वैसे समुदाय के लोग भी शामिल हैं, वो जातियां भी शामिल हैं, वो समूह भी शामिल है जो भाजपा को 2014 से पहले वोट नहीं करती थी या 2014 तक वोट नहीं की। कुछ बदलाव आया और इसे
राजनीतिक विश्लेषक दिखलाते हैं, प्रेक्षक भी दिखलाते हैं, आंकड़ों के विश्लेषक भी यह बताते हैं, लेकिन सच यही है कि बहुत अधिक मतदाता इस देश में ऐसा है जो जाति धर्म के आधार पर वोट पोल करता है। तो ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का असर पड़ेगा, और जो राजनीतिक दल ये मुद्दा उठा रहे हैं विपक्ष के, उनमें इस मुद्दे को दूर तक ले जाने का कितना नैतिक और वैचारिक साहस है, आधार है। यह समझने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस देश में जब इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुआ तब से अभी तक आखिर कितना लाभ किस दल को मिला। तो आप देखिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुआ 2018-19 से जो खरीदा जाने लगा है, तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा, यानी जितने इलेक्टोरल बॉन्ड बिके 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के, एडीआर की रिपोर्ट यह है कि सर्वाधिक जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो 1 करोड़ वाले बिके, महानगरों में बिके। इसका सीधा अर्थ यह है कि 1 करोड़ के बॉन्ड जो है वो पूंजीपतियों ने खरीदा, कॉर्पोरेट ने खरीदा, और वो सरकार को लाभ उससे मिला, भाजपा को लाभ मिला, और भाजपा फिर बदले में उनको लाभ दिया। प्रश्न यह है कि अगर मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लाभ पहुंचा रहा है तो हम उसे लाभ क्यों नहीं पहुंचाएंगे, और हम अगर लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं तो अगला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हमें अधिक धन क्यों देगा। और धन का अधिक या कम होना क्या फर्क पैदा करता है? क्या 1 करोड़ रुपए का चोर कम चोर है और 100 करोड़ रुपए का चोर अधिक चोर है? इस आधार पर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है? क्या न्याय संगत यह है? क्या कानून इस आधार पर भेद करता है? चोर चोर होता है, चाहे वो रुपया का चोर हो, चाहे खीरा का चोर हो, चाहे हीरा का चोर हो। तो ये तो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति है, विचार है, ये समाज में आप धरातल पर जाकर के इसे स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन पहले जानिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक बिके, जब से लागू हुआ और अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से अगर देखें तो 54.7786% भाजपा को लाभ मिला। यानी भाजपा को चुनावी बॉन्ड से जो है 6566.125 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। कांग्रेस को 1123.3155 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, 9.3714%। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, फायर ब्रांड नेत्री ममता बनर्जी, और कांग्रेस का हाल जान ही रहे हैं, राहुल से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक इलेक्टोरल बॉन्ड को खूब हवा दे रहे हैं, खूब मुद्दा बना रहे हैं। तो उनकी कितनी नैतिकता है ये जरा देख लीजिए। यानी इनको मिला छठा हिस्सा मान के चलिए, भाजपा को 6 गुना अधिक मिला कांग्रेस से। यानी 6 रुपए की चोरी करती है भाजपा और 1 रुपए की चोरी करती है कांग्रेस। 1 रुपए का चोर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 6 रुपया वाला चोर है, उसको अधिक लाभ मिला। वही स्थिति टीएमसी को है, उसका 9.1184% उसको लाभ मिलता है, यानी 1092 करोड़ रुपए उसको प्राप्त होते हैं, 1092.9876 करोड़। बीआरएस को 912.6899 करोड़, बीजेडी को 774 करोड़, डीएमके को 616.50 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 382.44 करोड़ और टीडीपी को 146.60 करोड़। नियम यह है कि देश में जो 1% तक वोट प्राप्त करता है उसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ मिलेगा। अब जो दल 1% भी इस देश में वोट नहीं ला सके, उनको इसका लाभ नहीं मिला, वे ज्यादा शोर मचाएंगे। इस देश के कई राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड का लाभ लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है जिससे भाजपा घेरती हुई दिख रही है, सरकार घेरती हुई दिख रही है, तो सब लोग चिल्लकों मचा रहे हैं। क्या उनके पास नैतिक अधिकार है? अगर जो सत्ता में रहेगा स्वाभाविक है कि उसे ज्यादा चंदा मिलेगा, यह तय है और यह व्यवहारिक चीज है, इसे जनता पूरी तरह समझती है। तो जब आप ग्रासरूट पर जाते हैं, धरातल पर जाते हैं, जब आम लोगों से आप चर्चा करेंगे तो वो सीधी सीधी बात बताता है कि क्या 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुआ उसके पहले लोग कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लेते थे। आज इसका प्रमाण है कि कॉर्पोरेट से किसने कितना चंदा लिया। इससे पहले की व्यवस्था में इसका भी प्रमाण नहीं होता था।
और लोग ये जानते थे, मानते थे, समझते थे कि कॉरपोरेट जो है वो किन पार्टियों को ज्यादा मदद कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और यह मुद्दा चुनावी बन जाता है तो इसका बहुत फर्क पड़ता हुआ मतदाताओं पर तो कतई नहीं दिख रहा। आप इसकी जांच पड़ताल दर्शक जाकर ग्रास रूट पर देख सकते हैं, धरातल पर आप जाएं और लोगों से बेबाक बात करें। लोग आज की तारीख में यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को कम मिला या जिन लोगों को नहीं मिला वे हल्ला कर रहे हैं। कांग्रेस का बयान भी आया था कि सबसे ज्यादा जो है चुनावी बॉन्ड का लाभ बीजेपी को मिले। अरे भाई, जिसकी जितनी ताकत रहती है वो उतना लाभ लेता है, चाहे वो ग्रास रूट पर खड़ा व्यक्ति हो, हाशिए पर खड़ा व्यक्ति हो या शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति हो। कोई संगठन जिसका जितना बैंक बैलेंस रहता है, टर्नओवर रहता है, उसको उतना लाभ मिलता है। ये तो व्यवहारिक सिद्धांत में है, लागू है ये चीजें, और जनता इसे समझती है। इसलिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा बनाने से विपक्ष को सरकार बनाने भर संख्या में सांसद मिल जाएंगे और भाजपा के सांसदों की संख्या घट जाएगी, ऐसा कतई नहीं होने जा रहा है। इसलिए कि बहुत बड़ी आबादी इस देश में ऐसी है, मतदाताओं की संख्या ऐसी है बड़े रूप में, जो किसी भी परिस्थिति में भाजपा को वोट नहीं देते, चाहे भाजपा उनके लिए कुछ भी करे। तो और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, चाहे उनको जितना नुकसान हो जाए वो भाजपा को ही वोट देंगे। तो वोट पूरी तरह बटा हुआ है। दरअसल इस देश में जो चुनावी परिणाम आता है, आप अगर विश्लेषण करें गंभीरता से, तो 2 से 5% ही मतदाता इस देश में ऐसे हैं जो निस्वार्थ होकर देश हित में, राष्ट्र हित में योजनाओं का आकलन करके, विकास कार्यों का आकलन करके, राष्ट्र और विदेश की नीति का विश्लेषण करके किसी के पक्ष में मतदान करते हैं। उनकी संख्या 2 से 5% नहीं है। और सच्चे मायने में यही लोग राजनीति को तय करते हैं, सत्ता तय करते हैं कि सत्ता में कौन बैठेगा। बाकी अधिकतर लोग जो हैं, 80-90% आबादी इस देश में ऐसी है जो तय है कि वो वोट किसे देगी। उसमें कुछ लोग क्षणिक लाभ में बट जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आज इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर अगर आप गांव में जाएं, ग्रामीणों से बात करें, शहरियों से बात करें, तो उनका स्पष्ट कहना है कि जिनको या तो कम लाभ मिला या जिनको एकदम लाभ नहीं मिला, वैसे ही राजनीतिक दल इसको मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा ने बेईमानी की 6,000 करोड़ रुपए प्राप्त करके, तो क्या कांग्रेस 1,000 करोड़ प्राप्त कर, टीएमसी 1,000 करोड़ प्राप्त कर नैतिकता का उच्च मापदंड तय कर दिया? विपक्ष यही फंस रहा है। यदि ये लोग लाभ पूरी तरह नहीं लेते, अगर ये चुनावी बॉन्ड का बहिष्कार करते और आज ये मुद्दा उठाते, तो बात समझ में आती। देश की राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई है, व्यवस्था ऐसी हो गई है कि इस बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या अनैतिक काम के मुद्दे पर बोलने का राइट किसी को नहीं है, न बीजेपी को, न दक्षिण पंथियों को, न वामपंथियों को और न मध्यमार्गी पार्टियों को। किसी को भी बोलने का इस मुद्दे पर नैतिक और वैचारिक ताकत नहीं बची है। सभी इस हमाम में नंगे खड़े हैं। किसी ने कम साबुन लगाया, किसी ने साबुन को ही पॉकेट में रख लिया। चोरी सबने की। इसलिए इसका जनता पर मत की प्रवृत्ति पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, ये आप तय जानिए। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। इस तरह के बेबाक विश्लेषण आपको मिलते रहेगा। शायद किसी दूसरे मंच पर इतनी बेबाकी से बात नहीं की जाती है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी